जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बिहार एसएससी CGL 3 की जो वैकेंसी आई है 2187 उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। उनमें मास नंबर ऑफ जो वैकेंसी है सचिवालय सहायक की है, यानी 2187 वैकेंसीज में से 1360 जो वैकेंसियां हैं वह असिस्टेंट सेक्रेटरीट की है, यानी सचिवालय सहायक की है। और इसे हम मिनी IAS के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो प्रमोशन होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी तक होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैकेंसी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो IAS का सपना या PCS का सपना देख रहे होंगे, अगर वह उसको क्रैक करने में नाकामयाब रहते हैं तो BSSC के द्वारा भी वह प्रमोट होकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने का जो डेट है एक्सीड हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है, यानी डेट बढ़ गई है। आप आसानी से 1 जून तक फॉर्म भर सकते हैं और 31 मई तक आप मतलब एग्ज़ामिनेशन फ़ी दे सकते हैं। तो आपके लिए पर्याप्त समय बचा हुआ है। तो फॉर्म भरते समय आप कौन सी गलतियां नहीं करें, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे समझेंगे कि नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर और कास्ट सर्टिफिकेट में क्या अंतर है, और किन्हें नॉन क्रीमी लेयर देना है, किन्हें कास्ट सर्टिफिकेट देना है, और किन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में रहना है। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब हो गया क्रीमी लेयर रहित, जिन अभ्यर्थियों का या अभिभावक का जो इनकम है 8 लाख से कम है सालाना, वैसी परिस्थिति में वह नॉन क्रीमी लेयर यानी क्रीमी लेयर रहित दायरे में आते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, अगर वह आरक्षण की कोटि में आरक्षित श्रेणी में आते हैं। अगर वही 8 लाख से अधिक इनकम, सालाना इनकम अगर उनका है या उनके अभिभावक का, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वह OBC, EBC या MBC, SC, ST जो भी कैटेगरी में। जनरल के लिए तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं लगती है, वह क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, यानी उन्हें क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलता है। अब चलते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ ज़रूरत होती है। एक तो आप जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र के द्वारा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाते हैं। दूसरी बात SC, ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके फैमिली का या उनका जो सालाना इनकम है 10 करोड़ क्यों ना हो जाए, उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं रखा गया है। अर्थात 8 लाख से अधिक इनकम वाले को आरक्षण का लाभ खत्म हो जाएगा, उन पर यह लागू नहीं होगा। उनका या उनके फैमिली का इनकम 8 करोड़ भी हो जाए तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्हें सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट SDO स्तर तक का देना अनिवार्य होगा। अब हम लोग चलते हैं कि कैटेगरी को लेकर के कुछ कैंडिडेट्स अभ्यर्थी मिस्टेक किए हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है जनरल, MBC, BC, SC और ST का, किसी ने EBC समझकर BC में टिक आउट कर दिया है। वैसी स्थिति में MBC का मतलब हो गया मस्ट बैकवर्ड क्लासेस, और या EBC रहता एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो उन्हें यह समझ में आ गया कि EBC ही है BC, इसलिए उन्होंने MBC के जगह पे BC अगर डाल दिया होगा तो वैसी स्थिति में उनका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना हो सकती है, या उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। दूसरी बात, कुछ और गलतियां हो सकती है। डू यू बिलोंग टू EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आप आते हैं कि नहीं। तो अगर 8 लाख से कम इनकम है जनरल कैटेगरी के बच्चों का, स्टूडेंट्स का, उन्हें EWS का लाभ मिलेगा, इसलिए उन्हें यस भरना होगा। यानी उन्हें भी मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी EWS के दायरे में वो आएंगे। डोमिसाइल ऑफ बिहार,
इसमें यस भरना है। और जो लोग आउट ऑफ स्टेट्स के हैं वह बिहार में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो। उन्हें जनरल के जो लाभ यहाँ मिलते हैं वही लाभ उन्हें मिलेंगे। अगर डोमिसाइल ऑफ बिहार में अगर कोई आउट ऑफ स्टेट वाले यस भर लिए होंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक और सवाल कि क्या पुराना नॉन क्रीमी लेयर या EWS या जाति प्रमाण पत्र चलेगा? हाँ, चल सकता है। आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अगर 1 साल के पूर्व भी आप कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं तो काउंसलिंग के समय एक फॉर्मेट स्वयं शपथ पत्र के तौर पे भरना होगा। वो फॉर्मेट है 18B। ऐसी स्थिति में आप अपना निष्पक्ष रूप से जो कैटेगरी दिए हैं उसी कैटेगरी में आपको लाभ मिलेगा। तो पुराना क्रीमी लेयर का भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय इस फॉर्मेट को भरना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम्स आ सकता है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट या दोनों में से कोई एक का सीरियल नंबर चलेगा। तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। आयोग की वेबसाइट पे आपको डालना है। तो अगर आप मार्क सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो डाल देते हैं एकेडमिक का, वो भी चलेगा। या ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालेंगे तो भी चलेगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो सकती है। तीसरा, फोटो का जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड ऑफ फोटो वह वाइट होना चाहिए या लाइट कलर का होना चाहिए। यानी आप जब फोटो खिंचवाए हैं तो स्पष्ट रूप से आपका दोनों कान का 80% भाग दिखना चाहिए और फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए, अदर कलर नहीं होनी चाहिए। एक और है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को NCA यानी नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट उनके पिता के नाम से निर्गत होनी चाहिए, ना कि पति के नाम से। जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो अगर इस फॉर्म को भर रही हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST पे लागू होगा, या वे EWS सर्टिफिकेट बनवा रही हैं या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा रही हैं आरक्षण लेने के लिए, वैसी स्थिति में जो यह सर्टिफिकेट निर्गत होगा वह पिता के नाम से होगा, ना कि पति के नाम से होगा। यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है बिहार SSC द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से जमा करने के बाद आवेदन पत्र के किसी भी जानकारी में परिवर्तन या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे वह आरक्षण श्रेणी में आप त्रुटि किए हो या नाम में त्रुटि किए हो या सिग्नेचर में। जैसे कि सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, इनिशियल सिग्नेचर नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो अगर आप बाद में परिवर्तन, वांछित परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। आयोग का सख्त निर्देश है। अगर आयोग चाहेगा तो सुधार करने का मौका दे सकता है, वो अलग की बात है। जैसे फॉर्म भरने का जो डेट था वह एक्सटेंड करके अब 31 मई तक कर दिया है, मतलब फ़ी जमा करने का डेट, और 1 जून 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 31 मई तक आप फ़ी जमा कर सकते हैं। जो कल तक मतलब आए दिन 17 के बाद या डेट एक्सपायर कर रहा था, तो एक राहत भरी खबर थी आपके लिए कि आयोग ने आपको मौका दिया फॉर्म भरने का। तो त्रुटि रहित, यानी आप फॉर्म भरें तो बिल्कुल साफ सुथरा ढंग से भरें, फॉर्म में किसी प्रकार की कैटेगरी संबंधित समस्या ना हो, कास्ट सर्टिफिकेट संबंधी समस्या ना हो, सिग्नेचर गलत ना हो, और जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नाम है वह आप भरिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। तो दोस्तों, यह कुछ खास जानकारी थी फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। अगर आप इस बिंदुओं पे ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या आयोग सुधार करने का मौका दे, वो आयोग के हाथों में है। लेकिन आपको त्रुटिपूर्ण फॉर्म भरने से बचना चाहिए। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम, अगर आपकी इच्छा रहती है
तो BSSC CGL 3 के रिगार्डिंग सिलेबस और कौन से बुक पढ़नी चाहिए और पाठ्यक्रम आधारित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पढ़कर आप घर बैठे आसानी से सेल्फ स्टडी के द्वारा इसको भेज सकते हैं, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप दोस्तों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।